साहित्य दर्पण। मित्रों नमस्कार, मैं हूँ शेफाली। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल साहित्य दर्पण में। आज आपके लिए लेकर आई हूँ फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी संवदिया। संवदिया रेणु जी की कालजयी कहानी है जिसमें उन्होंने संवाद पहुँचाने वाले की मनोदशाओं का लाजवाब चित्रण किया है। तो फिर देर किस बात की, आइए सुने कहानी संवदिया। हरगोबिंद को अचरज हुआ, तो आज भी किसी को संवदिया की ज़रूरत पड़ सकती है। इस ज़माने में जबकि गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं, संवदिया के मार्फत संवाद क्यों भेजेगा कोई? आज तो आदमी घर बैठे ही लंका तक खबर भेज सकता है और वहाँ का कुशल संवाद मंगा सकता है। फिर उसकी बुलाहट क्यों हुई है? हरगोबिंद बड़ी हवेली की टूटी ड्योहड़ी पार कर अंदर गया। सदा की भांति उसने वातावरण को सूंघकर संवाद का अंदाज लगाया। निश्चय ही कोई गुप्त संवाद ले जाना है। चांद सूरज को भी नहीं मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। पांव लगी बड़ी बहुरिया। बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हरगोबिंद को पीढ़ी दी और आंख के इशारे से कुछ देर चुपचाप बैठने को कहा। बड़ी हवेली अब नाम मात्र को ही बड़ी हवेली है, जहाँ दिन रात नौकर नौकरानियों और जन मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी, वहाँ आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूप में अनाज लेकर छटक रही है। इन हाथों में सिर्फ मेहंदी लगाकर ही गांव की नाइन परिवार पालती थी। कहाँ गए वे दिन? हरगोबिंद ने एक लंबी सांस ली। बड़े भैया के मरने के बाद ही जैसे सब खेल खत्म हो गया। तीनों भाइयों ने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। रैतों ने ज़मीन पर दावे करके दखल किया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर जा बसे। रह गई अकेली बड़ी बहुरिया। कहाँ जाती बेचारी? भगवान भले आदमी को ही कष्ट देते हैं, नहीं तो 1 घंटे की बीमारी में बड़े भैया क्यों मरते? बड़ी बहुरिया की देह से जेवर खींच खींच कर बंटवारे की लीला हुई। हरगोबिंद ने देखी है अपनी आंखों से द्रौपदी चीरहरण लीला। बनारसी साड़ी को 3 टुकड़े करके बंटवारा किया था निर्दयी भाइयों ने। बेचारी बड़ी बहुरिया। गांव की मुदियाइन बूढ़ी न जाने कब से आंगन में बैठकर बड़बड़ा रही थी। उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है और दाम देते समय मुदियाइन की बात कड़वी लगती है। मैं आज दाम लेकर ही उठूंगी। बड़ी बहुरिया ने कोई जवाब नहीं दिया। हरगोबिंद ने फिर लंबी सांस ली। जब तक ये मुदियाइन आंगन से नहीं टलती, बड़ी बहुरिया हरगोबिंद से कुछ नहीं बोलेगी। वो अब चुप नहीं रह सका। मुदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये कायदा कानून तो तुमने खूब सीखा है। कायदे कानून को नाम सुनते ही मुदियाइन तमक कर खड़ी हो गई। चुप रहे मुझे से निमचिए। क्या करूं काकी, भगवान ने मूछ दाढ़ी दी ही नहीं। देखा हो, फिर कायदे कानून का नाम लिया तो जीभ पकड़कर खींच लूंगी। हाँ। हरगोबिंद ने जीभ बाहर निकाल कर दिखलाई, अर्थात खींच ले। 5 साल पहले गुल मोहम्मद उधार कपड़ा लगाने के लिए गांव आता था और मुदियाइन के ओसारे पर दुकान लगाकर बैठता था। गुल मोहम्मद कपड़ा देते समय तो बहुत मीठा बोलता और वसूली के समय जोर जुलम से 1 का 2 वसूलता। एक बार कई उधार लेने वालों ने मिलकर उस गुल मोहम्मद की ऐसी मरम्मत कर दी कि फिर लौटकर गांव में नहीं आया। लेकिन इसके बाद ही दुखनी मुदियाइन लाल मुदियाइन हो गई। कायदा क्या, कायदे के नाम से भी चिढ़ने लगी मुदियाइन। मुदियाइन बड़बड़ाती गाली देती हुई चली गई तो बड़ी बहुरिया ने हरगोबिंद से कहा,
हरगोबिंद भाई, तुमको एक संवाद ले जाना है आज ही। बोलो, जाओगे ना? कहाँ? मेरी माँ के पास। हरगोबिंद बड़ी बहुरिया की छलछलाई हुई आंखों में डूब गया। कहिए, क्या संवाद? संवाद सुनाते समय बड़ी बहुरिया सिसकियां लेने लगी। हरगोबिंद की आंखें भी भर आईं। बड़ी हवेली की लक्ष्मी को पहली बार इस तरह सिसकते देखा है हरगोबिंद ने। वो बोला, बड़ी बहुरिया, दिल को कड़ा कीजिए। और कितना कड़ा करूं दिल? माँ से कहना, मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों के जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। कहना, यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए? किसके लिए? हरगोबिंद का रोम रोम कलपने लगा। देवर देवरानियां भी कितने बेदर्द हैं। ठीक अगहनी धान के समय बाल बच्चों को लेकर शहर से आएंगे। 10-15 दिनों में कर्ज उधार की डेरी लगाकर वापस जाते समय 2-2 मन के हिसाब से चावल चूड़ा ले जाएंगे। फिर आम के मौसम में आकर हाजिर, कच्चा पक्का आम तोड़कर बोरियों में बंद करके चले जाएंगे। फिर उलटकर कभी नहीं देखते। राक्षस हैं सब। बड़ी बहुरिया आँच के खूंट से 5 रुपए का एक गंदा नोट निकाल कर बोली, पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्चा माँ से मांग लेना। उम्मीद है भैया तुम्हारे साथ ही आवेंगे। हरगोबिंद बोला, बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की ज़रूरत नहीं, मैं इंतज़ाम कर लूँगा। तुम कहाँ से इंतज़ाम करोगे? मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही जा रहा हूँ। बड़ी बहुरिया हाथ में नोट लेकर चुपचाप भावशून्य दृष्टि से हरगोबिंद को देखती रही। हरगोबिंद हवेली से बाहर आ गया। उसने सुना बड़ी बहुरिया कह रही थी, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। संवदिया अर्थात संवाद वाहक। हरगोबिंद संवदिया। संवाद पहुँचाने का काम सभी नहीं कर सकते। आदमी भगवान के घर से ही संवदिया बनकर आता है। संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से जाकर सुनाना सहज काम नहीं। गांव के लोगों की गलत धारणा है कि निठल्ला, कामचोर और पेटू आदमी ही संवदिया का काम करता है। न आगे नात न पीछे पगा। बिना मजूरी लिए ही जो गांव गांव संवाद पहुंचावे, उसको और क्या कहेंगे? औरतों का गुलाम ज़रा सी मीठी बोली सुनकर ही नशे में आ जाए, ऐसे मर्द को भी भला मर्द कहेंगे? किंतु गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ, बहू, बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है? लेकिन ऐसा संवाद पहली बार ले जा रहा है वो। गाड़ी पर सवार होते ही हरगोबिंद को पुराने दिनों और संवादों की याद आने लगी। एक करुण गीत की भूली हुई कड़ी फिर उसके कानों के पास गूंजने लगी। पैया पड़ूं दाढ़ी धरूं, हमरी संवाद लैले जाहू रे संवदिया। बड़ी बहुरिया के संवाद का प्रत्येक शब्द उसके मन में कांटे की तरह चुभ रहा है। किसके भरोसे यहाँ रहूंगी? एक नौकर था, वो भी खल भाग गया। गाय खूंटे से बंधी भूखी प्यासी ही कर रही है। मैं किसके लिए इतना दुख झेलूं? हरगोबिंद ने अपने पास बैठे हुए एक यात्री से पूछा, क्यों भाई साहब, थाना बेपुर में सभी गाड़ियां रुकती हैं या नहीं? यात्री ने मानो कुड़ कर कहा, थाना बेपुर में सभी गाड़ियां रुकती हैं। हरगोबिंद ने भांप लिया, ये आदमी चिड़चिड़े स्वभाव का है, इससे कोई बातचीत नहीं जमेगी। वो फिर बड़ी बहुरिया के संवाद को मन ही मन दोहराने लगा। लेकिन
संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभाल सकेगा? बड़ी बहुरिया संवाद कहते समय जहाँ जहाँ रोई है वहाँ भी रोएगा। कटिहार जंक्शन पहुंचकर उसने देखा 15-20 साल में बहुत कुछ बदल गया है। अब स्टेशन उतरकर किसी से कुछ पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। गाड़ी पहुंची और तुरंत भोंपे से आवाज़ अपने आप निकलने लगी। थाना बेपुर, खगड़िया और परौनी जाने वाले यात्री 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाएं। गाड़ी लगी हुई है। हरगोबिंद प्रसन्न हुआ। कटिहार पहुंचने के बाद ही मालूम होता है कि सचमुच सुराज हुआ है। इसके पहले कटिहार पहुंचकर किस गाड़ी में चढ़ें और किधर जाएं, इस पूछताछ में ही कितनी बार उसकी गाड़ी छूट गई है। गाड़ी बदलने के बाद फिर बड़ी बहुरिया का करुण मुखड़ा उसकी आंखों के सामने उभर गया। हरगोबिंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है। किस लिए, किसके लिए मैं बथुआ की साग खाकर कब तक जीऊँ? थाना बिहपुर स्टेशन पर जब गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो गया। इसके पहले भी कई भला बुरा संवाद लेकर वो इस गांव में आया है। कभी ऐसा नहीं हुआ। उसके पैर गांव की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे। इसी पगडंडी से बड़ी बहुरिया अपने मैके लौट आवेगी, गांव छोड़कर चली आवेगी, फिर कभी नहीं जावेगी। हरगोबिंद का मन कलपने लगा। तब गांव में क्या रह जाएगा? गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली आवेगी। किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? कैसे कहेगा कि बड़ी बहुरिया बथुआ का साग खाकर गुजर कर रही है? सुनने वाले हरगोबिंद के गांव का नाम लेकर थूकेंगे। कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बहुरिया दुख भोग रही है? अनिच्छापूर्वक हरगोबिंद ने गांव में प्रवेश किया। हरगोबिंद को देखते ही गांव वालों के लोगों ने पहचान लिया। जलालगढ़ गांव का संवदिया आया है। न जाने क्या संवाद लेकर आया है। राम राम भाई, कहो कुशल समाचार, ठीक है ना? राम राम भैया जी, भगवान की दया से सब आनंदी है। उधर पानी बूंदी पड़ा है। बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने पहले हरगोबिंद को नहीं पहचाना। हरगोबिंद ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन का समाचार पूछा। दीदी कैसी हैं? भगवान की दया से सब राजी खुशी हैं। मुंह हाथ धोने के बाद हरगोबिंद की बुलाहट आंगन में हुई। अब हरगोबिंद कांपने लगा। उसका कलेजा धड़कने लगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बड़ी बहुरिया की छलछलाई हुई आंखें, सिसकियों से भरा हुआ संवाद। उसने बड़ी बहुरिया की बूढ़ी माता को पांव लागी की। बूढ़ी माता ने पूछा, कहो बेटा, क्या समाचार है? माँ जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। कोई संवाद? संवाद? जी, संवाद तो कोई नहीं। मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि एक बार चलकर आप लोगों का दर्शन कर लूं। बूढ़ी माता हरगोबिंद की बात सुनकर कुछ उदास सी हो गई। तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो? जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे बड़ी बहुरिया ने कहा है कि यदि छुट्टी हुई तो दशहरा के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी। बूढ़ी माता चुप रही। हरगोबिंद बोला, छुट्टी कैसे मिले? सारी गिरस्ती बड़ी बहुरिया के ऊपर ही है। बूढ़ी माता बोली, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर दीदी को लिवा लाओ, यहीं रहेगी। वहाँ अब क्या रह गया है? ज़मीन जायदाद तो सब चली ही गई। तीनों देवर अब शहर में जाकर बस गए हैं। कोई खोज खबर भी नहीं लेते। मेरी बेटी अकेली। नहीं माँ जी, ज़मीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं। जो है टूट भी गई है तो आखिर बड़ी हवेली ही है, सवांग नहीं है। ये बात ठीक है, मगर बड़ी बहुरिया का तो सारा गांव ही परिवार है।
हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया। गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे शहर जाएगी? यूँ देवर लोग हर बार आकर ले जाने की जिद करते हैं। बूढ़ी माता ने अपने अपने हाथ हरगोबिंद को जलपान ला कर दिया। पहले थोड़ा जलपान कर लो बबुआ। जलपान करते समय हरगोबिंद को लगा बड़ी बहुरिया दालान पर बैठी उसकी राह देख रही है, भूखी प्यासी। रात में भोजन करते समय भी बड़ी बहुरिया मानो सामने आकर बैठ गई। कर्ज उधार अब कोई देते नहीं, एक पेट तो कुत्ता भी पालता है, लेकिन मैं माँ से कहना। हरगोबिंद ने थाली की ओर देखा। भात, दाल, 3 किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार। बड़ी बहुरिया साग उबाल कर खा रही होगी। बूढ़ी माता ने कहा, क्यों बबुआ, खाते क्यों नहीं? माँ जी, पेट भर जलपान जो कर लिया है। अरे जवान आदमी तो 5 बार जलपान करके भी 1 थाल भात खाता है। हरगोबिंद ने कुछ नहीं खाया, खाया नहीं गया। संवदिया डटकर खाता है और अफर कर सोता है, किंतु हरगोबिंद को नींद नहीं आ रही है। ये उसने क्या किया, क्या कर दिया? वो किस लिए आया था? वो झूठ क्यों बोला? नहीं, सुबह उठते ही वो बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद सुना देगा, अक्षर अक्षर। माँ जी, आपकी इकलौती बेटी बहुत कष्ट में है, आज ही किसी को भेजकर बुलवा लीजिए, नहीं तो वो सचमुच कुछ कर बैठेगी। आखिर किसके लिए वो इतना सहेगी? बड़ी बहुरिया ने कहा है, भाभी के जूठे बच्चन को जूठन खाकर वो एक कोने में पड़ी रहेगी। रात भर हरगोबिंद को नींद नहीं आई। आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती, आंसू पोंछती हुई। सुबह उठकर उसने दिल को कड़ा किया। वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। वो बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाने के लिए बूढ़ी माता के पास जा बैठा। बूढ़ी माता ने पूछा, क्या है बबुआ, कुछ कहोगे? माई जी, मुझे इसी गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। इतनी जल्दी क्या है, 1 आध दिन रहकर मेहमानी कर लो। नहीं माई जी, इस बार आज्ञा दीजिए, दशहरा में मैं भी बड़ी बहुरिया के साथ आऊँगा, तब डटकर 15 दिनों तक मेहमानी करूँगा। बूढ़ी माता बोली, ऐसा जल्दी थी तो आए ही क्यों? सोचा था बिटिया के लिए दही चूड़ा भेजूंगी, सो दही तो नहीं हो सकेगा आज। थोड़ा चूड़ा है बासमती धान का, लेते जाओ। चूड़ा की पोटली बगल में लेकर हरगोबिंद आंगन से निकला तो बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने पूछा, क्यों भाई, राह खर्च तो है? हरगोबिंद बोला, भैया जी, आपकी दुआ से किसी बात की कमी नहीं। स्टेशन पर पहुंचकर हरगोबिंद ने हिसाब किया। उसके पास जितने पैसे हैं उससे कटिहार तक का ही टिकट वो खरीद सकेगा, और यदि चौन्नी नकली साबित हुई तो सैमापुर तक ही। बिना टिकट के वो एक स्टेशन भी नहीं जा सकेगा। डर के मारे उसकी देह का आधा खून गया। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा? यदि गाड़ी में निर्गुण गाने वाला सूरदास नहीं आता तो न जाने उसकी क्या हालत होती। सूरदास के गीतों को सुनकर उसका जी स्थिर हुआ थोड़ा। आहो राम, नहिरा को सुख सपन भयो, अब देश पिया को डोलिया चली, माई रो मती यही करम गति। सूरदास चला गया तो उसके मन में बैठी हुई बड़ी बहुरिया फिर रोने लगी। किसके लिए इतना दुख सहूं? 5 बजे भोर में वो कटिहार स्टेशन पहुंचा। भोंपे से आवाज़ आ रही थी, बैरगाछी, कुसियार और जलालगढ़ जाने वाले यात्री
1 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाएं। हरगोबिंद को जलालगढ़ स्टेशन जाना है, किंतु वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर कैसे जाएगा? उसके पास तो कटिहार तक का ही टिकट है। जलालगढ़ 20 कोस। बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी। 20 कोस की मंजिल भी कोई दूर की मंजिल है। वो पैदल ही जाएगा। हरगोबिंद महावीर विक्रम बजरंगी का नाम लेकर पैदल ही चल पड़ा। 10 कोस तक वो मानो बाई के झोंके पर रहा। कस्बा शहर पहुंचकर उसने पेट भर पानी पी लिया। पोटली में नाक लगाकर उसने सूंघा। आहा, बासमती धान का चूड़ा है। माँ की सौगात बेटी के लिए। नहीं, वो इसमें से एक मुट्ठी भी नहीं खा सकेगा। किंतु वो क्या जवाब देगा बड़ी बहुरिया को? उसके पैर लड़खड़ाए। अभी वो कुछ नहीं सोचेगा। अभी सिर्फ चलना है, जल्दी पहुंचना है गांव। बड़ी बहुरिया की डबडबाई हुई आंखें उसको गांव की ओर खींच रही थीं। मैं बैठी राह तकती रहूंगी। 15 कोस। माँ से कहना अब नहीं रह सकूंगी। 16, 17, 18। जलालगढ़ स्टेशन का सिग्नल दिखाई पड़ता है। गांव का ताड़ सिर ऊंचा करके उसकी चाल को देख रहा है। उसी ताड़ के नीचे बड़ी हवेली के दालान पर चुपचाप टकटकी लगाकर राह देख रही है बड़ी बहुरिया, भूखी प्यासी। हमरो संवाद ले ले जाहू रे संवदिया, हमरो संवाद ले ले जाहू रे संवदिया। लेकिन ये कहाँ चला आया हरगोबिंद? ये कौन गांव है? पहली सांझ में ही अमावस्या का अंधकार। किस राह से वो किधर जा रहा है? नदी है? ओह, कहाँ से आ गई नदी? नदी नहीं, अरे खेत है। ये झोपड़े हैं या हाथियों का झुंड? ताड़ का पेड़ किधर गया? वो राह भूल कर न जाने कहाँ भटक गया। इस गांव में आदमी नहीं रहते क्या? कहीं कोई रोशनी नहीं, किससे पूछें? वहाँ वो रोशनी है या आंखें? वो खड़ा है या चल रहा है? वो गाड़ी में है या धरती पर? हरगोबिंद भाई आ गए। बड़ी बहुरिया की बोली ये कटिहार स्टेशन का भोंपा बोल रहा है। हरगोबिंद भाई, क्या हुआ तुमको? बड़ी बहुरिया। हरगोबिंद ने हाथ से टटोल कर देखा। वो बिछावन पर लेटा हुआ है। सामने बैठी छाया को छूकर बोला, बड़ी बहुरिया। हरगोबिंद भाई, अब जी कैसा है? लो, एक घूंट दूध और पी लो। मुँह खोलो। हाँ हाँ, पी जाओ पी जाओ, पियो पियो। हरगोबिंद होश में आया। बड़ी बहुरिया दूध पिला रही है। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर बड़ी बहुरिया का पैर पकड़ लिया। बड़ी बहुरिया, मुझे माफ करो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया, तुम मेरी माँ, सारे गांव की माँ हो। मैं अपनी ठल्ला नहीं बैठा रहूँगा, तुम्हारा सब काम करूँगा। बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? बोलो बोलो बोलो। बड़ी बहुरिया गर्म दूध में एक मुट्ठी बासमती चूड़ा डालकर मसकने लगी। संवाद भेजने के बाद से ही वो अपनी गलती पर पछता रही थी। तो मित्रों, ये थी फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी संवदिया। मैं शिफाली मिलूंगी आपसे बहुत जल्द एक नई कहानी के संग। चलते चलते एक निवेदन, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।
चलिए फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।